ओके स्टूडेंट, तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी इनैंसियोमर का देख लिए हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में लेट अस सपोज मेरे पास एक इनैंसियोमेरिक पेयर है E1 एंड E2, और ये दोनों एक दूसरे का इनैंसियोमर है। E1 एंड E2 are enantiomers of each other। और मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक रिएजेंट है, ये मेरा सबस्ट्रेट रहेगा, रिएजेंट जो इसमें डालते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर हम लोग E1 और E2 का अगर केमिकल रिएक्टिविटी देखना है, E1 और E2 का केमिकल रिएक्टिविटी, तो एटलीस्ट रिएजेंट को कॉमन रखेंगे, करेक्ट ना। लिखिए, इसका केमिकल रिएक्टिविटी है कि अगर अगर मेरा रिएजेंट एक कायरल मॉलिक्यूल रहेगा देन R1 ऑलमोस्ट इक्वल टू R2, बट अगर मेरा रिएजेंट कायरल मॉलिक्यूल रहेगा देन R1 नॉट इक्वल टू R2। अब कौन ज़्यादा रहेगा कौन कम रहेगा ये नहीं पूछा जाएगा, बट R1 और R2 इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है ना एवरीवन। इसका कहीं पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आया, कायरल मॉलिक्यूल, इसको हटाया ना। एंड कायरल सेंटर, क्या दोनों सेम चीज़ है या अलग अलग बात है। कायरल सेंटर का मतलब सिर्फ आप एक कार्बन को देख रहे हैं, राइट। कंपाउंड में वन ऑफ द एटम पे फोकस किए हुए हैं। कायरल सेंटर का मतलब है कि कायरल सेंटर मतलब अगर इसी को अगर हम लोग कायरल कार्बन, जनरली कार्बन के लिए इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज कार्बन ही कायरल रहेगा, बट अगर कार्बन के लिए बात कर रहे हैं, कायरल कार्बन के लिए, तो कायरल कार्बन का मतलब वी आर ओनली कॉन्सेंट फोकसिंग ऑन वन ऑफ द कार्बन। उसका एक ही क्राइटेरिया है कि उस कार्बन से अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच रहेगा, राइट। बट कायरल मॉलिक्यूल का मतलब, कायरल मॉलिक्यूल का मतलब होता है
all disymmetric molecule, right? और chiral molecule, इसका मतलब chiral molecule, all chiral molecule are optically active. Is it right? इसका मतलब कायरल मॉलिक्यूल बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होते हुए मॉलिक्यूल एक कायरल है, होता है मेजो, राइट? मेजो केस में मॉलिक्यूल में दो कायरल सेंटर है, फिर भी ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है? इट कायरल या ए कायरल? ए कायरल। तो इसका मतलब है कि इज इट कंपलसरी कायरल मॉलिक्यूल होने के लिए कायरल सेंटर जरूरी है? कायरल सेंटर इज नॉट द कंपलसरी कंडीशन फॉर द कायरलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। कंपलसरी कंडीशन इज द प्लेन ऑफ डिसिमेट्री, राइट? हाँ, लेकिन अगर कंपाउंड में कायरल सेंटर रहेगा तो डैम श्योर उसमें कुछ ऑप्टिकल आइसोमर कायरल रहेगा और कुछ क्या रहेगा? कुछ ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। बट दिस इज नॉट द कंपलसरी कंडीशन। कंपलसरी कंडीशन फॉर कायरलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल के लिए प्लेन ऑफ डिसिमेट्री, राइट? तो जनरल बहुत दिन तक मैं खुद के पढ़ने के टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था, तो बहुत दिन तक मुझे लगता था कायरल मॉलिक्यूल कायरल सेंटर, एक ही बात सोच लेते थे। कायरल सेंटर मतलब वन ऑफ द कार्बन पे फोकस किए हुए हैं। इसका मतलब है इफ एनी कार्बन, राइट? एनी कार्बन या दूसरा रहेगा तो एनी एटम हैविंग 4 different group, right? ठीक है ना? इफ एनी कार्बन हैविंग 4 different group, तब उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर। तो कोई आज के बाद अगर पूछेगा कायरल मॉलिक्यूल तो क्या बोलना है? कायरल मॉलिक्यूल मतलब डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, मतलब उसमें क्या रहेगा? प्लेन ऑफ डिसिमेट्री। इसका मतलब some molecules without chiral center can be chiral, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, बजाय हो सकता है उसमें प्लेन ऑफ डिसिमेट्री हो। करेक्ट ना एवरीवन? इसका मतलब व्हाट द कंपलसरी कंडीशन फॉर कायरलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल? कंपलसरी कंडीशन इज प्लेन ऑफ डिसिमेट्रिक, प्लेन ऑफ डिसिमेट्री। इसलिए अगर ये पूछा जाएगा किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है तो इज कंपलसरी कि उसमें वो मॉलिक्यूल, उसमें डैम श्योर मॉलिक्यूल कायरल ही होगा, मे और मे नॉट, राइट? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसका जीता जाता उदाहरण क्या है? मेजो। लिख लीजिए, नोट करके एक और पॉइंट इसमें बना लीजिए। सब मॉलिक्यूल्स हैविंग कायरल सेंटर, सब मॉलिक्यूल्स हैविंग कायरल सेंटर मे और मे नॉट बी कायरल। एग्जाम्पल में लिखिएगा मेजोमर। मेजोमर में 2 कायरल सेंटर है, बट मॉलिक्यूल क्या है? इज इट कायरल या ए कायरल? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोले हैं और ए कायरल मॉलिक्यूल बोले हैं, अलग सेंस या सेम सेंस? ए कायरल मॉलिक्यूल, इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। समझ गए? एक ही बात है। चलिए,
देखिए कोई भी दो आइसोमर अगर आपस में डाइस्टेरियोमर है देन both having different boiling point, different melting point, and different chemical reactivity, right? इसका मतलब है कि डाई स्टीरियोमर को अगर सेपरेट करना है, यहाँ देखिए अगर D1 और D2 का मिक्सचर है और अगर इसे सेपरेट करना है, सबसे आसान मेथड क्या रहेगा सर? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देंगे, राइट? D1 अलग कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा और D2 अलग कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा, राइट? बट क्या इस मेथड से हम लोग इनैंसियोमर को सेपरेट कर पाएंगे? इनैंसियोमर को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इसको हटाएं। चलिए स्टूडेंट, अब लिखिएगा स्यूडो कायरल सेंटर। एक पॉइंट बना लीजिए, दैट कार्बन विच इज कायरल इन वन ऑफ द आइसोमर, दैट कार्बन which is chiral in one of the isomer but not chiral in other isomer, that carbon which is chiral in one isomer but not chiral in other isomer is called pseudo chiral center, is called स्यूडो कायरल सेंटर। मतलब वैसा कार्बन, यहाँ देखिए वैसा कार्बन जो वन ऑफ द यहाँ देखिएगा वन ऑफ द आइसोमर में कायरल बना हुआ है बट दूसरे आइसोमर में एक कायरल है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए ध्यान से देखिए तो, और इस कारण फोकस कीजिए। यहाँ पे दो ग्रुप तो है एच और सीएल डिफरेंट, बट यहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर वाइज भी सेम है और ज्योमेट्रिकली भी सेम है, राइट? कॉन्फिगरेशनली भी सेम है। ए भी सी स्ट्रक्चर वाइज तो पहले ही से सेम था, राइट? ए और ए स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट था, सेम था, सेम था। बट यहाँ पे
कॉन्फिगरेशनली सेम। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर का दो कैटेगरी ना, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो जहाँ पे ज्योमेट्रिकल का बात है उसको भी तो हम लोग कॉन्फिगरेशनली टर्म यूज कर सकते हैं, राइट। इज इट कॉन्फिगरेशनल टर्म सिर्फ ओनली फॉर ऑप्टिकल आइसोमर या इज फॉर बोथ ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल, राइट। तो क्या यहाँ पे कायरल कार्बन है? नहीं है। बट व्हाट अबाउट दिस? स्ट्रक्चर वाइज तो सेम है, बट क्या कॉन्फिगरेशनली सेम है? सर ए है सिस और ए है ट्रांस। तो इस ग्रुप और इस ग्रुप को सेम ग्रुप ट्रीट करेंगे या डिफरेंट ग्रुप? डिफरेंट ग्रुप ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे बन गया कायरल, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे कायरल नहीं है, जबकि यही सेम कार्बन का बात कर रहे हैं, बट इसमें कायरल नहीं है, इसमें कायरल है। तो इस टाइप के कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो कायरल सेंटर, राइट। इसका मतलब है किसका एग्जाम्पल है? स्यूडो कायरल सेंटर। समझ गए एवरीवन? एक और एग्जाम्पल लेंगे, लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। चलिए, मुझे इस सेंटर का और इस सेंटर का और इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Structure wise, so this one looks like this one, right? Looks like this, just like this. इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है स्टूडेंट, निकाल पाए? और इसका यस है, यस। अब इसका बात कीजिए, इसके इस कार्बन के लिए एक है ग्रुप H, एक है ग्रुप Cl और एक है ग्रुप A और एक है ग्रुप A। क्या इन दोनों को दो डिफरेंट ग्रुप ट्रीट कर सकते हैं? स्ट्रक्चर वाइज तो सेम है, बट बोथ आर कॉन्फ़िगरेशनली डिफरेंट। एक है R वाला ग्रुप, एक है S वाला ग्रुप, राइट। क्या कॉन्फ़िगरेशनली बोथ आर सेम? कॉन्फ़िगरेशनली बोथ आर डिफरेंट ग्रुप, राइट। मतलब यहाँ पे मेरा सेंटर कायरल सेंटर है, इज इट राइट? अब अगर ए आर है तो डैम सिर ए भी आर रहेगा, जो मैंने काम किया उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो क्या अब आपका एक कार्बन क्या कायरल कार्बन बन पाएगा? क्योंकि अब ये दोनों ग्रुप, दिस टू ग्रुप बोथ आर स्ट्रक्चर वाइज एज वेल एज, राइट। बोलिए भाई, कॉन्फ़िगरेशनली
सेम। इसका मतलब यहाँ पे ए कार्बन, इट इज नॉट कायरल कार्बन, राइट? इट इज नॉट ए कायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन का एग्जाम्पल नहीं है। इसको प्रॉब्लम? तो यहाँ पे ए भी का एग्जाम्पल ये था सीडो कायरल सेंटर के लिए। तो सर यहाँ पे सेम कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन कायरल है बट यहाँ पे एक कार्बन कायरल नहीं है, तो क्या इसको बोल सकते हैं दिस कार्बन इज एग्जाम्पल ऑफ सीडो कायरल सेंटर? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सीडो कायरल सेंटर। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे वैसा सिचुएशन जिसमें सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर है, ज्योमेट्रिक, इससे पहले का एग्जांपल तो मैं जानबूझ के ज्योमेट्रिकल का भी इन्वॉल्व कर दिया, सिचुएशन वेयर बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल बोथ आर अकरिंग, राइट? बट वैसा सिचुएशन जिसमें ज्योमेट्रिकल नहीं हो रहा है और तब सीडो कायरल सेंटर सर्च करना है, तो आपको नहीं लगता कि सर सीडो कायरल सेंटर के लिए जो सीडो कायरल सेंटर रहेगा वो दो सिमिलर कायरल सेंटर के बीच में रहना चाहिए, तब जाके ऐसा क्रिएट हो जाएगा, राइट? क्योंकि भाई सीडो कायरल सेंटर के लिए एटलीस्ट स्ट्रक्चर वाइज तो सेम होना पड़ेगा। इसमें वैसा कार्बन सीडो कायरल सेंटर सीडो कायरल कार्बन जैसा वैसा कार्बन सीडो कायरल कार्बन बनेगा जिसके दोनों तरफ स्ट्रक्चर वाइज ग्रुप सेम हो, करेक्ट? और उसमें बस कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस कभी होगा और कभी नहीं होगा। क्या मैंने सही बोला? अगर मुझे खुद से एक 2 लाइन का शॉर्ट नोट्स बनाना रहता है अबाउट सीडो कायरल सेंटर, तो मैं इस अपने लैंग्वेज में, अपने फीलिंग में, अपने एक्सप्रेस में ऐसे लिखता कि वैसा कार्बन सीडो कायरल कार्बन बनेगा जो दो ऐसे ग्रुप के बीच में सैंडविच हो जो दोनों ग्रुप स्ट्रक्चर वाइज सेम रहे एटलीस्ट, करेक्ट? बट कॉन्फ़िगरेशनली वो डिफरेंट हो। तो इसमें एक ही साथ एक ही बात से मैं 2 बात बोल दिया। कॉन्फ़िगरेशनली डिफरेंट मतलब वो ऑप्टिकली भी डिफरेंट हो सकता है या ज्योमेट्रिकली भी डिफरेंट हो सकता है, करेक्ट ना? तो क्या जितना बात मैंने बताया कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सीडो कायरल सेंटर अक्षरता वैसे ही आप लिख पाएंगे जो मैंने अभी बताया? लिखिए, ऐसे लिख दीजिएगा, नोट करिए, कंडीशन फॉर सीडो कायरल सेंटर लिखवाना पड़ेगा या लिख लीजिएगा? हाँ लिखिए। तो और अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव सीडो कायरल सेंटर, तो ऑप्शन में चेक कर लेंगे। कंडीशन तो आपको पता है। दिस इज द आइसोमेरिज्म फॉर एंट्रेंस एग्जाम, ओके, IIT जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इतना तक पढ़ना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि 45 मिनट्स का या 55 मिनट का 2 क्लास हो गया आइसोमेरिज्म ख़त्म। वो सिर्फ एक मजाक होता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन भाई 1% है, 99% क्रेडिट गोज़ टू जो मेरे टीचर हैं जिन्होंने मुझे ऐसे पढ़ सिखाया अपने टाइम पे। चलिए, शुभांकर ज्वाइन किए हुए हैं? ओके।
हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन? पक्का? And by replacing same type of hydrogen we get same type of compound? by replacing same type of hydrogen we get same type of, तो इसका मतलब है कि आपके अकॉर्डिंग ये दोनों हाइड्रोजन सेम टाइप, आप अभी आपने बोला ना अकॉर्डिंग टू यू बोथ हाइड्रोजन आर डिफरेंट टाइप या सेम टाइप? बोलना है भाई, अभी तो आपने आंसर देके पीछे हट रहे हैं। सेम टाइप है। अब इस हाइड्रोजन को किसी एक ग्रुप से, बट वो ग्रुप इस CH3 और Br से अलग, किसी ग्रुप से मैं इस ग्रुप G से इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, इसका नाम देते हैं कुछ H1 और H2, और अभी आपके अकॉर्डिंग H1 और H2 आर सेम टाइप, राइट? तो मतलब H1 को मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे G CH3 H2 Br, और अब हम लोग क्या करते हैं G को बैठाते हैं, एक बार H1 को हटाया, एक बार ये आपका रिएक्शन, यहाँ देखना है रिएक्शन में बहुत रिगरस यूज होगा, ठीक है? अब बताइए, एक कंपाउंड और एक कंपाउंड सेम कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड? डिफरेंट कंपाउंड। तो भाई अगर ये डिफरेंट कंपाउंड है, इसका मतलब ये और ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन था। अगर ये डिफरेंट कंपाउंड है तो ए और ये डिफरेंट हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आपको अब यहाँ पे निराश होने का बात नहीं है सर, अब यहाँ पे एक नया चीज़ सीख रहे हैं, जो हम लोग टाइप ऑफ कार्बन, आप देखते नहीं थे वहाँ पे मैं एक टर्म यूज करता था कि टाइप ऑफ कार्बन 2, टाइप ऑफ हाइड्रोजन 2, राइट? तब बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट, और वहाँ पे जब मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहा था तो मैं बोलते रहता था टाइप ऑफ हाइड्रोजन 2 है, तो बाय रिप्लेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड स्ट्रक्चर वाइज। तो स्ट्रक्चर वाइज दोनों बोथ आर सेम, राइट? बट कॉन्फिगरेशनली बोथ आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट ना? बिकॉज हम लोग स्ट्रक्चर वाइज सेम कंपाउंड मिला है, बट कॉन्फिगरेशनली वी गेट डिफरेंट कंपाउंड, इज इट राइट? दैट्स वाई आप लोग अपने जगह पे, आप लोग भी सही हैं और अपने जगह पे मैं भी सही हूं, और आप लोग के बात को ही मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। बोथ आर स्ट्रक्चर वाइज सेम, राइट? स्ट्रक्चर वाइज सेम बट कॉन्फिगरेशनली डिफरेंट, समझ गए? और ये जो दोनों मिला है वो आपस में एक दूसरे का क्या है? इनन्सियोमर है। तो एक्चुअल में हम लोग जो अभी यहाँ पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इनन्सियो टॉपिक हाइड्रोजन एटम। तो किस हाइड्रोजन को इनन्सियो टॉपिक हाइड्रोजन एटम बोलेंगे? वैसा पेयर ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम लोग 1 बाई 1 रिप्लेस करते हैं बाय ए डिफरेंट ग्रुप, बाय ए ग्रुप, और अगर हम लोग को उसको रिप्लेस करने से इनन्सियोमर मिलता है तो उस टाइप के हाइड्रोजन को आज के बाद हम लोग इनन्सियो टॉपिक हाइड्रोजन बोलेंगे, राइट? इसका मतलब H1 and H2 are what? H1 and H2 are the example of इनन्सियोटॉपिक हाइड्रोजन एटम। एक लाइन लिखिए, द पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम
द पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम which leads to formation of enantiomers, if they are replaced by a group or atom is called enantiotopic hydrogen atom. एक और पॉइंट लिखिए, generally enantiotopic hydrogen atom found in achiral molecule. Generally enantiotopic hydrogen atom found in achiral molecule. अभी आपको थोड़ा और समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए, ध्यान सुनना है। मैंने क्या बोला, इनैंसियोटॉपिक हाइड्रोजन एटम कहाँ पे मिलेगा जनरली? इसका मतलब पहले से जिसमें कायरल सेंटर नहीं रहेगा, राइट? जिसमें पहले से कायरल सेंटर नहीं रहेगा उसमें जनरली इनैंसियोटॉपिक हाइड्रोजन एटम आप डिसाइड कर सकते हैं, करेक्ट ना? फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा CS, जैसे मैंने इसी एग्जाम्पल को लिया। अब आपको इतना समझाने के बाद अगर आपको इनैंसियोटॉपिक हाइड्रोजन एटम मतलब पेयर ऑफ दो हाइड्रोजन एटम का पेयर, क्या यहाँ का हाइड्रोजन को आप इनैंसियोटॉपिक बोल सकते हैं? अगर यहाँ के दो हाइड्रोजन को अगर 1 by 1 रिप्लेस भी करते हैं, अगर इस हाइड्रोजन एटम को आप केयर भी करते इस कार्बन को, तो इसको अगर किसी ग्रुप से रिप्लेस करते हैं कायरल बन पाएगा क्या? इसका मतलब है कि इनैंसियोमर बनने के लिए जिस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को आप यहाँ पे यहाँ देखना है, जिस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को और 1 by 1 दोनों को एक साथ नहीं 1 by 1 रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब इसको पहले इसको अगर रिप्लेस करते हैं उसी ग्रुप से फिर इसको रिप्लेस करते हैं, राइट? और तब वो आपस में इनैंसियोमर दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर कि वैसा कार्बन जिसके पास दो हाइड्रोजन हो, राइट? वैसा कार्बन जिसके पास दो हाइड्रोजन हो और बाकी दो ग्रुप डिफरेंट हो, करेक्ट? क्योंकि जैसे ही इस कार्बन के पास अगर दो हाइड्रोजन है और बाकी दो ग्रुप डिफरेंट है, तो इसमें दो हाइड्रोजन से किसी एक हाइड्रोजन को अगर हम लोग किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करें, उस हाइड्रोजन को हटाकर कोई ग्रुप बैठाएं, तो ऑटोमेटिक एक कायरल बन जाए और पहले से कोई कायरल सेंटर उसमें नहीं रहना चाहिए, राइट? इसका मतलब इनैंसियोटॉपिक हाइड्रोजन एटम होने के लिए जिस कार्बन पे आप फोकस कर रहे हैं उस कार्बन पे क्या होना चाहिए? जरा एक लाइन बोलिए तो। दो हाइड्रोजन होना चाहिए और बाकी दो ग्रुप उस कार्बन पे डिफरेंट होना चाहिए, राइट? ऐसे ही लिख लीजिए। लेकिन उस मॉलिक्यूल में और दूसरा कोई कार्बन कायरल कार्बन नहीं होना पड़ेगा, राइट? अब इसमें एक बात आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इनैंसियोटॉपिक हाइड्रोजन एटम के लिए मॉलिक्यूल में दूसरा कोई कार्बन कायरल क्यों नहीं हो सकता है? मतलब दिमाग में आप बात आ गया, राइट? तो उसका आंसर यहाँ मिलेगा। यहाँ देखिए, हेडिंग बनाइएगा, डाइस्टेरियोटॉपिक हाइड्रोजन एटम।
यहाँ देखिए स्टूडेंट, मॉलिक्यूल में पहले से एक कायरल सेंटर है, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मॉलिक्यूल हैविंग ऑलरेडी वन कायरल सेंटर, इज इट राइट। और तब मैंने आपको टास्क दिया कि आपको किसी ग्रुप से H1 और H2 को रिप्लेस कर, दिस इज नॉट द कायरल कार्बन, इज इट राइट। मतलब दोनों H था, जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ऐसे कर दिया, H1 H2 नाम दे दिया। तब मैंने बोला कि ये मैं फिशर प्रेजेंटेशन में इसको अरेंज किया हूँ, दैट्स व्हाई कि आपको ज़्यादा समझ में आया। अब मैंने बोला कि इस हाइड्रोजन को 1 by 1 किसी ग्रुप से रिप्लेस कीजिए, राइट, विदाउट डिस्टर्बिंग दिस कायरल सेंटर। इस कायरल सेंटर में जो ग्रुप जहाँ है उसको वहाँ ही रहने दीजिए। भाई इस कार्बन पे अगर रिएक्शन होगा ही नहीं तो इससे अटैच 4 बॉन्ड में से कोई भी बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं होगा तो क्या इसका ओरिएंटेशन चेंज होगा या जैसे है वैसे रहेगा? जैसे है वैसे रहेगा। CH3HD ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, तो ये दोनों क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है? नहीं है, ध्यान, ओ सॉरी, इसको तो डिस्टर्ब नहीं करना था ना। अब बताइए क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है? क्योंकि मुझे इसको डिस्टर्ब नहीं करना था, सिर्फ इसको 1 by 1 रिप्लेस करना था, तो ये तो जैसे वैसे रह जाएगा ऊपर वाला पार्ट। इसका मतलब यहाँ से जो आपको मिला वो एक दूसरे का क्या है? बताइए, एंसियोमर या डायस्टीरियोमर? डायस्टीरियोमर। इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर मॉलिक्यूल में पहले से कोई कायरल सेंटर है, अगर मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर पहले से है और कोई वैसा कार्बन जिसके पास 2 H है, कितना H है? मॉलिक्यूल में ऑलरेडी एक कायरल सेंटर है, मैं कंडीशन लिखवा दूंगा, इफ मॉलिक्यूल हैविंग वन कायरल ऑलरेडी हैविंग वन कायरल सेंटर एंड देयर इज ए कार्बन ऑन विच 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट एंड 2 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट, इसलिए 2 डिफरेंट ग्रुप क्या रहेगा? H, इधर का पूरा सेक्शन पार्ट। देन उस कार्बन से अटैच 2 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर वाइज सेम रहेगा बट कॉन्फिगरेशनली डिफरेंट रहेगा, और इन दोनों के बीच में रिलेशन रहेगा। इन दोनों को बोलते हैं बोथ आर डाइस्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन एटम, बिकॉज किसी ग्रुप से इसको अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो वी गेट पेयर ऑफ एनंसियोमर या वी गेट डाइस्टीरियोमर ऑफ ईच अदर, डाइस्टीरियोमर। इसका मतलब इन दोनों हाइड्रोजन को क्या बोलिएगा? स्ट्रक्चर वाइज सेम, करेक्ट, स्ट्रक्चर वाइज सेम रहेगा बट इज इट कॉन्फिगरेशनली सेम? कॉन्फिगरेशनली डिफरेंट, और कॉन्फिगरेशनली डिफरेंट है तो रिलेशन क्या है? बोथ आर तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डाइस्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन एटम? लिखिए, कंडीशन फॉर डाइस्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन एटम, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डाइस्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम those molecule which has already at least one chiral center, those molecules which has already one chiral center, at least one chiral center, 2 भी रहेगा तो कोई बात नहीं है,
which has at least one chiral center and the carbon and there is a carbon which has two hydrogen atom and two different group. दो हाइड्रोजन रहेगा और बाकी दो डिफरेंट ग्रुप रहेगा. यस, क्या लिखे थे जरा बोलिए तो. The molecule which has at least one chiral center and the carbon and the other carbon which has two hydrogen atom and two different group which has two hydrogen atom. यहाँ देखिए इसी को रेफरेंस लेकर मैं बोल रहा हूँ. The compound which has at least one chiral center and there is a carbon which has two hydrogen atom and two different group. One is this one and other is this one, right? Then these two hydrogen are called distereotopic hydrogen atom. यहाँ तक सबको समझ में आ गया है एवरीवन? देखिए इसी को आगे चलकर एक मिनट, इसी को आगे चलकर मैं इस तरीके से बोलूँगा कि जिस कायरल सेंटर पे रिएक्शन नहीं होता है, अगर कंपाउंड में कायरल सेंटर है और जिस कायरल सेंटर पर रिएक्शन नहीं होता उस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड रहता है, चेंज नहीं होता है. समझे? दैट्स वाई ये जैसे था मैंने किसको रिप्लेस किया, इसे और इसे, तो किस कार्बन पे रिएक्शन हो रहा होगा? इस कार्बन पे. मतलब या तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, करेक्ट ना? दैट्स वाई इसको तो हम लोग कुछ नहीं किए, इससे डायरेक्टली अटैच चार बॉन्ड में से कोई भी बॉन्ड ब्रेक हुआ नहीं हुआ है. तो ये जो चारों बॉन्ड जैसे था वैसे ही रहा, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन जैसे यहाँ पे दिख रहा था अरेंजमेंट इन तीन ग्रुप का वैसे ही यहाँ पे है. तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बन पाया. जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं रहेगा और अगर वो कायरल सेंटर वहाँ उसमें कायरल सेंटर है और मिरर इमेज नहीं है तो आपस में क्या रहेगा? डाइस्टेरियोमर, राइट? एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है. ठीक है ना एवरीवन? हाँ, उसमें अगर कायरल सेंटर रहेगा तो फिर आंसर टॉपिक नहीं बन पाएगा. वो कायरल सेंटर तो यहाँ पे है. इन आंसर टॉपिक हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल में पहले से उसमें कायरल सेंटर नहीं होना पड़ेगा. अगर कायरल सेंटर पहले से रहेगा तब जो बनाइएगा. यही तो है उस जो आप पूछ रहे हैं उसका आंसर सामने है, राइट? कि अगर पहले से कायरल सेंटर रहेगा और बाकी दोनों हाइड्रोजन एटम है तो चाहकर भी आप इसको आंसर टॉपिक बना सकते हैं. क्या इनंसियो टॉपिक, क्या इनंसियो में नजर आ रहा है या डाइस्टेरियो में नजर आ रहा है? तो इसका मतलब इनंसियो टॉपिक हाइड्रोजन एटम जहाँ पे रहेगा उसमें पहले से कायरल सेंटर नहीं रहना है. ठीक है? इतना डेप्थ में नहीं आता है बट इसको रिएक्शन वगैरह में कहीं कहीं पे यूज़ करता हूँ. ठीक है? और मान लेते हैं कि आ गया कहीं पे वो किसी कंपाउंड में चार कार्बन है, उसमें कौन सा कार्बन हैविंग इनंसियो टॉपिक हाइड्रोजन एटम, तो एटलीस्ट आपको स्ट्राइक तो करेगा, टर्म जानते रहेगा तो, राइट? यहाँ देखिए देख रहे हैं ना, मार्कर है, राइट? बोलिए भाई, मार्कर ही है. हाँ, मार्कर को ऐसे मॉलिक्यूल को ही रोटेट कर दिए. तो मॉलिक्यूल को रोटेट करने से अभी इस यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ये पीछे वाला पार्ट का, इस कैप से, इस ढक्कन से, राइट? ऐसे करते तो डिस्टेंस चेंज हो गया, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन सेम है.
तो किसी मॉलिक्यूल को विदाउट ब्रेकिंग, ये तो कॉन्फ़िगरेशनल का डिफिनेशन ही था, वन कॉन्फ़िगरेशनल कैन नॉट कन्वर्ट इनटू अदर विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड, राइट। इसका मतलब वन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशनल को दूसरे कॉन्फ़िगरेशनल में चेंज करने के लिए एटलीस्ट एक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो कॉन्फ़िगरेशनल का एग्जाम्पल रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा, राइट। बोलिए भाई, हाँ हाँ। इसका एग्जाम्पल था ना सी से ट्रांस में, राइट। लेकिन कॉन्फॉर्मेशनल के लिए विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन लिखिए, इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर रोटेशन इन फिशर प्रेजेंटेशन, इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर रोटेशन इन फिशर प्रेजेंटेशन effect of मॉलिक्यूलर रोटेशन किस प्रेजेंटेशन में? इन फिशर प्रेजेंटेशन। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। फर्स्ट, और इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दीजिए, पूरे मॉलिक्यूल को व्हाइट बोर्ड पे ऐसे पकड़ के, ऐसे 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो यही होगा ना, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ओ एच यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ चला जाएगा, CH3 यहाँ चला जाएगा और D यहाँ जाएगा, करेक्ट ना। नाउ व्हाट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस वन? तो उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको रफ वर्क करना पड़ेगा, नहीं? रफ वर्क समझ रहे हैं ना, बॉटम लाइन पे लाना है लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को। तो 1 2 3 क्या हो गया? यस। अब यहाँ देखिए, मॉलिक्यूल को क्या रोटेट, जस्ट पकड़ के रोटेट करने से क्या मॉलिक्यूल चेंज हो, कंपाउंड चेंज होगा? कंपाउंड तो ये जो है यहाँ देखना है, वही बात अभी मैं सिखाना चाह रहा था। तो प्रैक्टिकली अगर मॉलिक्यूल को जस्ट पकड़ के रोटेट करेंगे तो उसको कॉन्फ़िगरेशन पे विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड, उसको कॉन्फ़िगरेशन पे कंपाउंड चेंज नहीं होगा। तो दिस इज द इफेक्ट ओनली ऑन नोटबुक। नोटबुक पे क्या फ़र्क पड़ेगा फिजर प्रेजेंटेशन का, राइट। ये किसके लिए सिखा रहे हैं? इफेक्ट ऑफ रोटेशन ओनली फॉर व्हाट? नोटबुक। अदरवाइज कोई एक्सेप्ट पूछेगा कि किसी मॉलिक्यूल को जस्ट पकड़ के ऐसे घुमा दिए और कोई बॉन्ड नहीं ब्रेक किए तो क्या वो आर से एस होगा उस सेंटर का? नहीं होगा, राइट। तो ये जो इफेक्ट पढ़ा रहे हैं ओनली फॉर व्हाट? इन रियलिटी क्या चेंज होगा या नोटबुक पे नजर आएगा? ऐसे नोटबुक पे ऐसा नजर आएगा, राइट। आप वेदांग ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे थे सर ऐसे घुमाने से, राइट। तो मैं यस, तो एक्चुअल में ये इफेक्ट नज़र आएगा, बट रियलिटी में अगर कोई पूछेगा तो रियलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नोटबुक पे फ़र्क पड़ेगा, राइट। इसका मतलब अगर कोई भी कंपाउंड कोई भी कायरल सेंटर फिशर प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, उसको 90 डिग्री से नोटबुक पे व्हाइट बोर्ड पर रोटेट कर दे, इसका मतलब ये जो इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर रोटेशन ओनली फॉर व्हाइट बोर्ड या नोटबुक, करेक्ट। अब फिर से अगर इसको 90 डिग्री से रोटेट करते हैं, देन एच यहाँ आ जाएगा, CH3 यहाँ आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, तब क्या रहेगा? फिर S से R हो जाएगा, करेक्ट। इसका 90 डिग्री से रोटेट करने से नोटबुक पे क्या फ़र्क पड़ेगा हम लोग को? R S नज़र आएगा, S R नज़र आएगा। तो यहाँ से अगर 180 का रोटेशन लेंगे, 180 का रोटेशन का मतलब यही ना कि H ऊपर आ जाए और OH यहाँ आ जाए, राइट। 180 का तो फ़र्क क्या पड़ेगा? देयर इज नो फर्क, राइट। चलिए, ये थोड़ा फास्ट होने के लिए समटाइम्स ऐसा रहेगा ना, कोई आपको घुमाने के लिए यहाँ ले आया, यहाँ ले आया, यहाँ ले आया, ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये आर था तो वहाँ पे एस।
लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा बस ये एक सेक्शन पढ़ाना था इसलिए मैंने पढ़ा दिया। बाकी भाई उसी बात को पकड़ के रखिएगा। 90 से रोटेट है, इसको रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से यहाँ आ गए, फिर से अपना रूल फॉलो कीजिएगा जो यहाँ पे सीखे थे, ठीक है। चलिए अब लिखिए, हाउ कैन वी कन्वर्ट फीचर टू वेज एंड वाइस वर्सा। हाउ कैन वी कन्वर्ट फीचर प्रेजेंटेशन टू वेज प्रेजेंटेशन एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब यहाँ देखिए, बाद में इसका कॉन्सेप्ट दे दूंगा, लिखवा दूंगा। देखिए स्टूडेंट, फीचर प्रेजेंटेशन और वेज प्रेजेंटेशन क्या है, तो सर किसी भी कंपाउंड को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट। कोई मार्कर को ऐसे देख रहा है, पूरा लेंथ नज़र आ रहा है, राइट। अब मार्कर को ऐसे देख रहे हैं तो लेंथ नज़र नहीं आएगा, सिर्फ क्या नज़र आएगा, उसका एक शैडो, एक डिस्क नज़र आएगा, लेंथ गायब हो गया। बट देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसे देखा तो मार्कर क्या चेंज हो गया, मार्कर मार्कर ही रहा। वैसे ही कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है और वो फीचर प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, उसी सेम कंपाउंड को अगर वेज प्रेजेंटेशन में देखेंगे तो क्या कॉन्फिगरेशनली वो क्या डिफरेंट कंपाउंड रहेगा या कंपाउंड सेम ही रहेगा। कंपाउंड डिट्टो सेम रहेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू तो ही चेंज किए हैं, राइट। आप बस चीज़ों को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, कभी ऐसे देख रहे हैं, कभी ऐसे देख रहे हैं। इसका मतलब हाउ कैन वी कन्वर्ट वेज इनटू फीचर एंड वाइस वर्सा। तो फीचर से वेज या वेज से फीचर में आने के लिए, अगर वेज पर फीचर प्रेजेंटेशन से वेज में आना है, आपको टास्क दे दिया गया कि दिया जाएगा फीचर में और 4 ऑप्शन वेज में दिखाया रहेगा, और तब पूछा जाएगा जो कंपाउंड ए है वो चारों ऑप्शन में कौन सा है, राइट। तो इसका तरीका एक ही है कि अगर फीचर प्रेजेंटेशन में उस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन आर है तो बेज में भी उसका कॉन्फ़िगरेशन आर ही रहना चाहिए, समझे, रिस्पेक्टिव कायरल सेंटर का। वजह, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। तो किसी कायरल सेंटर का फीचर प्रेजेंटेशन में, एक मिनट रुकिए, किसी कायरल सेंटर का फीचर प्रेजेंटेशन में अगर कॉन्फ़िगरेशन आर है तो उसी रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर का बेज में भी क्या रहेगा, आर रहेगा। बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट था, राइट। लिखिए, इन बोथ प्रेजेंटेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर शुड बी सेम, दिस द की पॉइंट। इन बोथ प्रेजेंटेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर शुड बी सेम, इट राइट। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए ये मैंने दिया आपको फीचर में प्रेजेंटेशन में, बट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कायरल सेंटर, रफ वर्क करना पड़ेगा ना। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, रफ वर्क करके बताइए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आर है। अब देखिए, इसका मतलब बेज में भी इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर ही होना चाहिए, राइट। तो अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, एकदम बिल्कुल सोचते रहेंगे और सजा के सोचेंगे कि एकदम डिट्टो ऐसा सजाएं कि आर ही आ जाए। मैं सजेस्ट करूंगा कि बस आप एक थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिएगा कि बस इस डॉटेड में लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप पर रख दीजिएगा, करेक्ट। ये आपका स्मार्ट वर्क रहेगा। अब बाकी 3 ग्रुप को रैंडमली जहाँ बैठाना है वहाँ बैठा दीजिए। तो सर इसमें रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है भाई। बहुत होगा तो यही होगा ना कि एस नज़र आएगा, बहुत होगा तो क्या होगा कि सर एस नज़र आएगा। अगर एस है तो आउट ऑफ 4 किसी 2 को एक्सचेंज कर देंगे,
टाइम तो बच गया। ये जितना ये सोचने में लगाएंगे कि डिटो आर ही आना चाहिए, उतना टाइम में तो रैंडमली बैठा देंगे और निकाल लेंगे कि आर है एस है। अगर आर मिल गया वी आर लक्की, आर नहीं मिला एस मिल गया तो क्या करना है, आउट ऑफ 4 किसी 2 को एक्सचेंज करके आर पे आ जाएंगे। समझे मेरे बात को? इसका मैंने बस, लेकिन इसमें एक काम से बचिएगा कि लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को अगर आपको फ्रीडम दे दिया गया कि फीसर से बेज में आना है तो जानबूझ के आवेल मुझे मार वाला काम नहीं करेंगे। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को डॉटेड लाइन पे ऑलरेडी रख देंगे, राइट, क्योंकि बाद में तो वही काम करना पड़ता है। अब बाकी देखिए मैंने कुछ भी नहीं सोचा है भाई, मैं रैंडमली बैठा रहा हूँ। मैं सोच कर नहीं बैठाया था कि आर ही आएगा, ये इसका आर था। चलिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। कहाँ से कहाँ जाना है? 1 से भाया 2। ये चांस की बात है, देखिए आ ही रहा नहीं। मैं एक्चुअली चाह रहा था कि ऐसा है। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, तो टाइम बच गया। अगर किसी का ऐसा है कि रैंडमली बैठाए तो ऐसा आया, मतलब यहाँ पे यस, तो किसी का अगर एस आया है तो फिर क्या करना है, उन चारों में से किसी 2 को आपस में एक्सचेंज कर लीजिएगा तो आर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब आप लोग 2 लाइन में यहाँ देखिए ये समझ में आ गया है। इसमें और भी कुछ बोलने का रिक्वायरमेंट है? एक लाइन का कॉन्सेप्ट था कि अगर फिशर में इस कार्बन का आर है तो बेज में भी इस कार्बन का क्या होना है, आर। ठीक है, और आर कैसे होगा उसका तरीका क्या है कि लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को डॉटेड लाइन पर रख देंगे थोड़ा टाइम बचाने के लिए। अब बाकी 3 को क्या करेंगे, रैंडमली प्लेस कर देंगे और तब कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। अगर यहाँ पे आर है, आर मिल गया, फाइन, दिस इज माय आंसर। लेकिन अगर आर नहीं मिला, एस मिल गया, देन आउट ऑफ 4 किसी 2 को एक्सचेंज कर देंगे। उसमें ऐसा हो सकता है, इस बात के लिए मत घबराइए कि किसी का सर OH यहाँ पे रहेगा और किसी का OH यहाँ पे रहेगा, उन सब से फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। आर यहाँ पे है तो बस आर आ जाए, चाहे OH यहाँ नजर आए या यहाँ नजर आए। करेक्ट? चलिए, तो अगर फिशर से बेज में जा सकते हैं तो क्या वेज से फिशर में आ सकते हैं भाई? यही तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट था। यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या था बताइए, कि किसी भी 2 स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हैं तो उसका रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पर अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो बोथ आर आइडेंटिकल, राइट, आइडेंटिकल कंपाउंड। करेक्ट? उसी का स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। हो गया ना? अब लिखिए, यस, यस। उसका कॉन्फ्यूज़न निकालना थोड़ा मुश्किल है स्टूडेंट, क्योंकि दोनों का प्रायोरिटी तो सेम रहेगा, राइट। तो बस, लेकिन इतना तो बोल सकते हैं कि वो जो भी रहेगा वो कायरल रहेगा। आर और एस नहीं बता सकते हैं। आर और एस, यहाँ देखिए, इज इट कंपल्सरी आर और एस होगा तभी वो कायरल होगा? क्या कायरल पहले आर एस लिखवाए थे या पहले कायरल पढ़ाए थे? इज इट कंपल्सरी कि आर एस होने के बाद ही कायरल रहेगा? कायरल के लिए तो वो तो था ही नहीं। कायरल के लिए डिफिनेशन था कोई भी कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप रखेगा तो कायरल रहेगा, राइट। आर एस कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोग बस अपना हेल्प के लिए एक कन्वेंशन डेवलप किए प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज़ के लिए, राइट। ऑथर ने क्या किया चीज़ों को आसान बनाने के लिए कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, ठीक है, 3 डायमेंशन अदर। लेकिन तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों का प्रायोरिटी सेम हो गया। तो आर एस नहीं बता सकता हूँ, बट इस बात को श्योरिटीज़ के साथ बता सकते हैं कि वो कायरल है, राइट। तो जो डिफ़िकल्टी आपको हुआ, जो डिफ़िकल्टी हमको हुआ, वही डिफ़िकल्टी जो क्वेश्चन सेट करेंगे उनको नहीं क्लिक करेगा। फिर वहाँ से वो CIP पढ़ेंगे, क्वेश्चन सेट करने से प्लस पढ़ेंगे ना कि CIP यहाँ पर लगाना पड़ेगा।
तो या तो वहाँ पे कहीं पे मेंशन करेंगे कि आर वाला ज़्यादा प्रायोरिटी या एस वाला ज़्यादा प्रायोरिटी, सिस का ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे या ट्रांस का ज़्यादा देंगे, इवन इफ दोनों स्ट्रक्चर वाइज सेम, राइट। तो वैसा नहीं आएगा, ठीक है। बट इस बात के लिए कन्फर्म रहेंगे कि वो कायरल कार्बन है, राइट। ईपीमर्स एंड एनोमर्स, बिकॉज आपको फर्स्ट टर्म में बायोमोलिक्यूल्स है, समझे स्टूडेंट। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या समझते हैं सर? बायोमोलिक्यूल्स अभी किसी का शायद चल भी रहा है, क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना था। बायोमोलिक्यूल्स ये एक चैप्टर क्लास, तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़ाया जाता है स्टूडेंट? बायोलॉजी, ओके ओके। तो उसमें तो आप लोग मुझसे, यस, मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे। कार्बोहाइड्रेट, व्हाट द क्राइटेरिया, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई गिवन कंपाउंड इज कार्बोहाइड्रेट? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि गिवन कंपाउंड इज कार्बोहाइड्रेट? तो सर संधि विच्छेद कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट, यही सोच रहे हैं क्या? कार्बो और हाइड्रेट, कार्बन का हाइड्रेट। बोलिए भाई, बायो वाले चुप क्यों हो गए? पढ़ लिए ना? मैं आपको डाउन देकर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे नॉलेज जानना चाह रहा हूँ कि आपने कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या समझते हैं, व्हाट द डिफरेंस, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि गिवन कंपाउंड इज कार्बोहाइड्रेट, कंपल्सरी मतलब इट इज कार्बोहाइड्रेट। शुभांकर, नहीं बायो वाला को तो एकदम यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा ना ज़्यादा। अब मैं देख रहा हूँ कौन कौन पार्टिसिपेंट हैं बायो वाले, और सब एक लाइन से चुप हैं। आप खुद के आंसर सेटिस्फाई हैं? आप खुद के आंसर सेटिस्फाई हैं कि कार्बोहाइड्रेट के लिए अल्डिहाइड बोलना, सिर्फ ओ एच बोलना, अल्डिहाइड रहेगा ओ एच रहेगा, एक ऐसा लाइन बोलना पड़ेगा ना कि उसके बाद डिफिनेशन खत्म हो जाए, राइट सर? भाई कुछ भी नहीं बोलना है, जैसे मैं ही ऐसे कभी कभी कुछ बोलते रहता हूँ तो नहीं आपको कन्फ्यूज होते हैं, बोलते सर समझे नहीं। चलिए, बायोमोलिकुल्स मुझे पढ़ाना है, ठीक है। और बायोमोलिकुल्स में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ाऊँगा, बट कार्बोहाइड्रेट और कुछ एमिनो एसिड और थोड़ा पेप्टाइड, और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, एंड व्हाट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और उसमें भी प्रेजेंटेशन आता है, फिशर प्रेजेंटेशन एंड हैवर्थ प्रेजेंटेशन, नाम सुने होंगे, राइट। तो इस तरीके का चीज़ मुझे पढ़ाना है आपको, बट अभी मैं कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन में नहीं जाऊँगा। ऐसे कौन? भाई कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट रहेगा ना। बायोमोलिकुल्स में इन लोगों को तो बहुत डेप्थ में पढ़ना है, बट हम लोग का सिलेबस केमिस्ट्री में कम है। बट कार्बोहाइड्रेट जब शुरू करेंगे तो एटलीस्ट डिफिनेशन तो सेम रहेगा, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई गिवन कंपाउंड इज कार्बोहाइड्रेट, ये तो दोनों जगह सेम रहेगा, राइट। सुक्रोज का स्ट्रक्चर बायोलॉजी में और सुक्रोज का स्ट्रक्चर मैं जो पढ़ाऊंगा अलग रहेगा या सेम ही रहेगा। ग्लूकोज जो वो पढ़ेंगे, और जो मैं ग्लूकोज मैं पढ़ाऊंगा, जो पढ़े होंगे जो मैं पढ़ाऊंगा, डिफरेंट थोड़े रहेगा, सेम ही रहेगा, राइट। मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन रिलेटेड टू ग्लूकोज, रिएक्शन रिलेटेड टू फ्रक्टोज, राइट। केमिस्ट्री वाइज थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब केमिस्ट्री का बोर मॉडल और फिजिक्स का बोर मॉडल, मोटा मोटी कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा एक्सटेंडेड है फिजिक्स में, बट चीज़ तो वही रहेगा। चलिए स्टूडेंट देखिए, ये जो टर्म है वो जनरली बायोमोलिकुल्स मतलब कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा यूज होता है। और स्टूडेंट यहाँ देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर बोलूँगा, ज़्यादा नहीं।
कार्बोहाइड्रेट में एक लाइन सिर्फ बोलकर भी छोड़ रहा हूँ, बाकी बातें बाद में। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्या 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 होता है जनरली डिफिनेशन? पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब उसमें अल्डिहाइडी ग्रुप रहेगा, नहीं तो कीटो ग्रुप रहेगा। बट कीटो ग्रुप भी सेकेंड कार्बन पे होना चाहिए नोमेनक्लेचर में, नंबरिंग जो करते हैं वो सब बाद में बात करेंगे। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट होने के लिए अगर अल्डिहाइडी ग्रुप है, पॉली या तो अल्डिहाइडिक नहीं तो कीटोनिक। तो अगर अल्डिहाइडी ग्रुप है तो अब इसमें कोई स्टूडेंट बोलेंगे सर सुक्रोज में तो अल्डिहाइडी ग्रुप है नहीं, तो आगे चल के पढ़ाएंगे कि उसको भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें इवन अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप नहीं भी है, बट वाटर डालने के बाद वो आ जाता है, नज़र आता है ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। तो सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आप जानते होंगे वी गेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इज इट राइट? और ग्लूकोज में अल्डिहाइडी ग्रुप और फ्रक्टोज में भी कीटो ग्रुप, दैट्स वाई वो भी डिफरेंसन है। तो जनरली देखिए यहाँ पे अल्डिहाइडी ग्रुप है और बाकी कार्बन पे OH है या नहीं है और एक ही OH है या मोर देन वन OH है, तो वैसा कंपाउंड जिसमें एक अल्डिहाइडी ग्रुप अगर है तो बाकी सारे कार्बन पे एटलीस्ट वन OH ग्रुप है। तो बाकी सारे पे कार्बन, लेकिन कम से कम तो दो कार्बन ऐसा होना पड़ेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी, राइट? मोनोहाइड्रोक्सी या पॉलीहाइड्रोक्सी? पॉलीहाइड्रोक्सी। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट के कैटेगरी में रखते हैं। बट ये मैं पूरा नहीं लिखा हूँ कार्बोहाइड्रेट में, हाउ टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट, इसको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा और कम से कम 5-6 पॉइंट सिस्टमेटिक लिखूंगा, तब जाकर आप करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाइएगा, करेक्ट? एनीवे, तो यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल लिया एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। बट अभी आप एक मिनट, अभी आप ये सोचकर इसको देखिए कि ये कोई कंपाउंड है जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप है और बाकी कार्बन पे OH ग्रुप है, करेक्ट? हाउ मेनी कायरल सेंटर? देखिए तो 3 कायरल सेंटर है। तो वैसा बायोमोलिक्यूल्स का कंपाउंड जिसमें अल्डिहाइडी ग्रुप या कीटोनी ग्रुप रहेगा तो उसको फिशर प्रेजेंटेशन में सबसे ऊपर लिखते हैं और उसको फर्स्ट कार्बन का एग्जाम्पल देते हैं। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग फर्स्ट कार्बन बोलते रहते हैं। एक कन्वेंशन है, ठीक है एवरीवन? कहने का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप है और बाकी कार्बन पे अगर OH है और वो अगर OH वाला कार्बन कायरल कार्बन है तो उसको सजाने के लिए आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि इसको उल्टा लिखते, CH2OH को ऊपर और अल्डिहाइड ग्रुप को नीचे, राइट? बट कन्वेंशन है कि फिशर प्रेजेंटेशन में जब हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो इसको फर्स्ट कार्बन सबसे ऊपर रखेंगे, करेक्ट ना? यहाँ देखिए इसको ऐसे भी लिखा रहेगा। अब बताइए, ऑल आर सिमिलर या डिसिमिलर कायरल सेंटर? डिसिमिलर। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना मिलेगा? 8। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू व्हाट? 8 मिलेगा। यहाँ तक करेक्ट है? चलिए, तो यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे पूछूंगा फर्स्ट कायरल सेंटर, ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट कायरल सेंटर किसे बोलेंगे? तो इसी बात के मैं सिखा रहा हूँ, फर्स्ट कायरल सेंटर इसका इसे नाम देंगे, ठीक है ना? एक कन्वेंशन है, ठीक है स्टूडेंट? नहीं, इस एक्चुअल में इसको ऊपर रखेंगे, इससे यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ इसके बगल वाले कार्बन को फर्स्ट कायरल सेंटर का नाम दिया गया है स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? बायोमोलिक्यूल्स में या कार्बोहाइड्रेट में फर्स्ट कायरल सेंटर का मतलब कार्बोहाइड्रेट अल्डिहाइडी ग्रुप या कीटोनी ग्रुप के जस्ट बगल वाला कायरल कार्बन, समझे एवरीवन? और इसको क्या बोलेंगे?
लास्ट बोलिए या फारदेस्ट बोलिए, राइट। फारदेस्ट कायरल सेंटर किसके रेस्पेक्ट में? इस अल्डिहाइड ग्रुप के रेस्पेक्ट में, करेक्ट ना। तो फारदेस्ट कायरल सेंटर भी क्या ये कायरल है? सर ये तो कायरल नहीं है, या इसको लास्ट कायरल सेंटर भी बोलेंगे। तो एटलीस्ट आप लोग इतना समझ पाए कि कार्बोहाइड्रेट में फर्स्ट कायरल सेंटर और फारदेस्ट कायरल सेंटर का मतलब क्या है? सब लोग बोलिए भाई हाँ या ना, बड़ा होप के साथ पूछते हैं। क्या है मतलब? सर कार्बोहाइड्रेट में अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप को हम लोग फिशर प्रेजेंटेशन में सबसे ऊपर की तरफ लिखेंगे। अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप को कहाँ रखेंगे? नीचे लिखेंगे, दिखाएंगे या ऊपर? और उसके जस्ट बगल वाले को पहला कायरल सेंटर नाम देंगे और सबसे लास्ट वाले को बोलेंगे, लास्ट कार्बन नहीं बोल रहे हैं, लास्ट कायरल कार्बन को फारदेस्ट कायरल सेंटर और नहीं तो लास्ट कायरल सेंटर। ओके चलिए, इसका मतलब ये बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, तब इस पर मैं 10 मिनट टाइम खर्च कर रहा हूं। अब लिखिए एनोमर्स। एक लाइन लिखिए तो एनोमर्स आर दोज diastereomers. Anomers are those diastereomers which are differ in configuration at first chiral center, only at first chiral center. फिर से मिलाइएगा, एनोमर्स आर दोज डाइस्टीरोमर्स which are differ in configuration only at फर्स्ट कायरल सेंटर। तो फर्स्ट कायरल सेंटर समझ रहा है ना। मतलब जनरली एनोमर्स का डेफिनेशन किसके लिए? एनोमर्स लिपिमर्स जनरली यूज होता है कार्बोहाइड्रेट में। तो फर्स्ट कायरल सेंटर का मतलब अल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन, कायरल कार्बन, करेक्ट। चलिए, इसमें अंडरलाइन करने वाला चीज़ क्या है कि एनोमर्स जब भी है वो क्या है? डाइस्टीरियोमर रहेगा। क्यों डाइस्टीरियोमर रहेगा? जरा इसको डिफाइन कीजिए तो, डिकोड। तो सर डिफर तो करेगा लेकिन एक ही कायरल सेंटर पर करेगा, वो पहला कायरल सेंटर, बाकी पर डिफर नहीं करेगा, राइट। बट इनंसियोमर होने के लिए तो जस्ट मिरर इमेज होना पड़ेगा। अब मिरर इमेज का मतलब सारे कायरल सेंटर पे जस्ट उल्टा दिखना पड़ेगा। एनोमर्स के लिए क्या सारे कायरल सेंटर पे उल्टा या सिर्फ फर्स्ट कायरल सेंटर पे? फर्स्ट पे सिर्फ उल्टा रहना चाहिए, बाकी पे सेम रहेगा, राइट। तो जैसे ही बोल दे कि एक ही कायरल सेंटर, दैट वन इज द फर्स्ट कायरल सेंटर, तो वहां पे ही डिक्लेयर हो गया था, क्लियर हो गया था कि वो डाइस्टीरियोमर रहेगा, राइट, क्योंकि मिरर इमेज ही नहीं बन पाएगा। ईपीमर्स लिखिए, ईपीमर्स आर दोज डाइस्टीरियोमर, ईपीमर्स आर दोज डाइस्टीरियोमर which differ in configuration at one chiral center, at only one chiral center, which differ in configuration at only one chiral center. अब यहाँ देखना है ईपीमर्स का क्या डिफिनेशन है। ईपीमर्स का डिफिनेशन है कि वैसा दो स्ट्रक्चर जिसको कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों में सिर्फ एक कायरल सेंटर पर डिफरेंस नज़र आएगा। बट यहाँ पे क्या ये बात बोला हुआ है कि वो कायरल सेंटर फर्स्ट रहेगा या बीच वाला रहेगा या लास्ट वाला रहेगा? नहीं, मतलब कोई भी हो सकता है। जब नहीं बात बोला हुआ है मतलब एक कुछ भी हो सकता है। तो क्या यहाँ से पता चल गया कि ऑल एनोमर्स आर ईपीमर्स? ईपीमर्स बढ़ा या एनोमर्स बढ़ा? किसका डिफिनेशन बढ़ा? ईपीमर्स का। इसका तो नोट करके लिखिए, ऑल एनोमर्स आर ईपीमर्स बट ऑल ईपीमर्स मे और मे नॉट एनोमर्स, राइट। ऑल एनोमर्स आर ईपीमर्स बट ऑल ईपीमर्स मे और मे नॉट
एनोमर्स। चलिए स्टूडेंट, सब लोग ड्रॉ करते रहिएगा। चलिए, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है? जरा देखिए तो। मिरर इमेज है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब फर्स्ट एंड सेकेंड मिरर इमेज नहीं है, इसका तो इनैंसियोमर नहीं है, और जो एक दूसरे का इनैंसियोमर नहीं रहेगा, डेंस और डायस्ट्रोमर रहेगा। तो इतना तो बोल सकते हैं पहला बात कि फर्स्ट एंड सेकेंड एक दूसरे का क्या है? डायस्टेरियोमर। फर्स्ट एंड सेकेंड इज इट एनोमर्स? क्या एनोमर्स है? कि सर एक कायरल सेंटर पे तो डिफर है, बट वो पहला कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए ये एनोमर्स नहीं है, राइट? बट क्या फर्स्ट एंड सेकेंड को इज इट कंपल्सरी ऑल डायस्टेरियोमर आर इपीमर्स एनोमर्स? ऑब्वियसली नॉट, उसके लिए क्राइटेरिया है। बट क्या इस केस में हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड को इपीमर्स भी बोल सकते हैं? यस सर। क्या एनोमर्स बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, तो कट कर दीजिए। चलिए, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड का बात हो गया, इसको हटाए। व्हाट अबाउट फर्स्ट एंड थर्ड? फर्स्ट एंड थर्ड, थोड़ा प्रकाश डालिए फर्स्ट एंड थर्ड पे। क्या इनैंसियोमर है? तो इनैंसियोमर नहीं है, तो एक तो चीज़ बोलने का आपको फ्रीडम मिल गया, डायस्टेरियोमर है, राइट? क्या बोले, एनोमर्स या इपीमर्स? यस, ना ही एनोमर्स है, कैसे काम चलेगा भाई? एनोमर्स और इपीमर्स होने के लिए एक कायरल सेंटर पर डिफर करना चाहिए। तो आपने सिर्फ पहला देखा, राइट? बट यहाँ पे दो कायरल सेंटर पर मैं जानबूझकर डिफर कर दिया था। इसका मतलब दोनों डायस्टेरियोमर तो है, बट एनोमर्स और इपीमर्स नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस। क्यों नहीं है? क्योंकि सर डायस्टेरियोमर तो है क्योंकि मिरर इमेज नहीं है, लेकिन एनोमर्स इपीमर्स क्यों नहीं है? क्योंकि सर दोनों में से एटलीस्ट एक कायरल सेंटर पे ही डिफर करना चाहिए। यहाँ पे दो पर डिफर हो गया, राइट? चलिए, यहाँ देखते रहिएगा सब लोग, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट एंड फोर्थ, क्या इसको इनैंसियोमर है? फर्स्ट एंड फोर्थ बोलना है भाई। फर्स्ट एंड फोर्थ इनैंसियोमर है या नहीं है? नहीं है। डायस्टेरियोमर है?
क्या एनोमर्स है? एनोमर्स अगर है तब ईपीमर्स बोलने का आपको फ्रीडम देता हूँ, राइट। चलिए, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा बायोमोलिकुल्स का, तो बन जाएगा फर्स्ट टर्म में। सिर्फ इतना ही नहीं आएगा डोंट वरी, पूरा पढ़ना पड़ेगा जस्ट। लेकिन एनोम कम से कम इतना तो समझ गया कि एनोमर्स क्या होता है, ईपीमर्स क्या होता है, और कार्बोहाइड्रेट में फर्स्ट और सेकंड और लास्ट कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है, राइट। ठीक है, यहाँ देखिए कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नोमेनक्लेचर, एक नाम कह सकते हैं, काइंड ऑफ नेम ही है, राइट। यहाँ देखिए डी एल एल मोस्टली कैपिटल डी और कैपिटल एल कहाँ यूज होता है? कैपिटल डी और कैपिटल एल एक काइंड ऑफ नोमेनक्लेचर है, इसको कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं, बट ये यूज होता है कार्बोहाइड्रेट और बायोमोलिकुल्स के लिए। कहाँ पे यूज होता है? जनरली कहाँ पे यूज? मोस्टली यूज होता है कार्बोहाइड्रेट या एमिनो एसिड के लिए, समझे स्टूडेंट। ऐसे तो पैकेट पे लिखा रहता है ग्लूकोन, थोड़ा सा टर्म अलग करके, बट उसका सही नाम क्या है? डी ग्लूकोज, राइट। देखते हैं ऐड में आता क्या है, यहाँ पे देखिएगा ग्लूकोज में कैपिटल डी लिखा, स्मॉल डी नहीं लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? इसका कोई मीनिंग है भाई, अगर डिजाइन बनाने के लिए तो स्मॉल डी भी लिख सकते थे, लेकिन स्मॉल डी नहीं लिख सकते हैं, समझे। स्मॉल डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, राइट। इसका मतलब, और तो सर डी और एल में ग्लूकोज कितने टाइप का, मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ, बस जस्ट ऐसे पूछ रहे हैं क्रैश कोर्स के बच्चे, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूकोज? चलिए, ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर में दो टाइप का होता है, कैपिटल डी ग्लूकोज एंड कैपिटल एल ग्लूकोज, समझे। कौन सा? कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में चार टाइप का हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा एल ग्लूकोज एंड बीटा एल ग्लूकोज, राइट। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूकोज? साइक्लिक स्ट्रक्चर में चार टाइप का, राइट, जिसको हम लोग ग्लूकोपाइरानोज भी बोलते हैं। ये टर्म कहीं पे आप सुने होंगे बायो वाले स्टूडेंट, ओके। डी कॉन्फ़िगरेशन, एक लिखिए तो डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऐसे हेडिंग बनाइएगा, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। दिस कॉन्फ़िगर, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए रेफरेंस मॉलिक्यूल कहाँ से स्टार्ट किया गया था। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज असाइंड थ्रू
a reference molecule, this configuration is assigned through a reference molecule most often ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले किसको रेफरेंस मॉलिक्यूल बनाया गया? ग्लिसरॉल्डिहाइड। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज असाइंड थ्रू ए रेफरेंस मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहां देखिए एवरीवन, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है ग्लिसरॉल्डिहाइड, समझे? कॉमनली इट इज नोन एज ग्लिसरॉल्डिहाइड। हाउ मेनी कायरल कार्बन? यहां देखिए, अभी लिखना नहीं है। हाउ मेनी कायरल कार्बन? 1। ये है ना कायरल कार्बन। इस कंपाउंड में अल्डिहाइडी ग्रुप है। अल्डिहाइडी ग्रुप को छोड़कर कितना कार्बन है? 2। क्या दोनों पे OH है? तो एक्चुअली ये वन ऑफ द क्राइटेरिया कार्बोहाइड्रेट का सर्टिफाई कर रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में कितना कार्बन है देखिए तो। कार्बोहाइड्रेट का एक और टर्म, एक और कंडीशन है, इट ऑल्सो सेटिस्फाई, नहीं लगता है कार्ब नेम से, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट ऑफ, तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन के लिए इस इक्वेशन पे भी बैठना पड़ेगा, CxH2O y, करेक्ट। बट X और Y सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए मैं कार्बोहाइड्रेट का इतना बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा मत सोचिएगा। जस्ट यहाँ पे मैं कुछ बैकग्राउंड बनाकर छोड़ दूंगा। यहाँ पे कुछ पढ़ाया रहेगा, एटलीस्ट एनोमस सीपीमस पढ़ाया रहेगा तो मुझे कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा आसानी हो जाएगा, ठीक है। बोलिए यहाँ पे कितना कार्बन है देखिए तो? 3। ऑक्सीजन कितना है? 3। और हाइड्रोजन कितना है? 6 है। 1 2 3 4 5 6, राइट। तो क्या इस फार्मूला पे बैठ गया? बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑल हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आर कैन बी हाइड्रेट ऑफ कार्बन, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑल हाइड्रेट ऑफ कार्बन आर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के प्रॉपर एक कुछ क्राइटेरिया उसको सर्टिफाई करेगा, तभी हम लोग उसको हाइड्रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, जिसमें कि वन ऑफ द क्राइटेरिया सर्टिफाई कर रहा है। तो अभी आपका लुकआउट ये नहीं है कि कार्बो एक क्या है, बस जानिए कि DL, ये जो नाम हुआ है कार्बोहाइड्रेट, D और L, कैपिटल D और कैपिटल L, उसके सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, एक रेफरेंस मॉलिक्यूल बनाया गया था जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम, कॉमनली इट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट में, बायोमोलिक्यूल्स में कॉमनली इट इज नोन एज ग्लिसरॉल्डिहाइड, ओके। और इसमें डिफाइन किया गया कि फीसर, इसको मैं लिखवा दूंगा, अभी सिर्फ समझिए, फीसर प्रेजेंटेशन में ग्लिसर, ये बात सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए कर रहे हैं। ये बात किसके लिए कर रहे हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए। देखिए हम लोग को भी टीचर ही बस यहाँ पे इतना ही पढ़ा कर छोड़ दिए थे। ग्लिसरॉल्डिहाइड में अगर OH फीसर प्रेजेंटेशन में राइट हैंड साइड में रहता है, कहाँ पे? राइट हैंड साइड में, तब इसको बोला जाता है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। कौन सा? और अगर कायरल सेंटर पे जो OH है वो अगर लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, तब इसको बोला गया है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, समझे? मतलब डी कॉन्फ़िगरेशन, एल कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक तो सही था। अरे यही बात मैं सिर्फ इतना ही पढ़ा कर मैं छोड़ दूंगा तो अब कन्फ्यूजन ही होगा कि जहाँ पे 2 कायरल सेंटर रहेगा और दोनों कायरल सेंटर पे अगर OH रहेगा, देन यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड, राइट। जहाँ पे एक से ज़्यादा कायरल सेंटर रहेगा, 2 कायरल कार्बन है और दोनों पे OH है, तो मैं तो सिर्फ एक कार्बन था तो बोल दिया कि OH अगर राइट में रहेगा, राइट हैंड साइड में फीसर प्रेजेंटेशन में, तो उसका नाम डी कॉन्फ़िगरेशन,
कैपिटल डी, और लेफ्ट में रहेगा तो उसका नाम कैपिटल एल कॉन्फिगरेशन, राइट। लेकिन जहाँ पे मोर देन वन कायरल सेंटर रहेगा, क्योंकि जो भी ग्लूकोज फ्रक्टोज इन सब में मोर देन वन कायरल सेंटर मिलने वाला है, तो वहाँ पे कैसे हम लोग असाइन करेंगे। तो यहाँ से अभी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दिया हूँ मैंने, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप अभी मैंने ये आइडेंटिफाई नहीं करवाया कि व्हाट हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कि कैपिटल डी कैपिटल किसको बोलेंगे, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया कि कैपिटल डी और कैपिटल कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये बात, तो उसके लिए रेफरेंस मॉलिक्यूल सबसे पहले क्या बनाया गया था, ग्लिसरॉल्डिहाइड को, राइट। चलिए स्टूडेंट, तो आप लोग थोड़ा देर ब्रेक लीजिए और आज IIT क्वेश्चन बैंक